अब ये बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर बोले फारूक अब्दुल्ला, इन सब के पीछे कोई एजेंसी तो नहीं। फारूक ने यह बात कही है। उमर सरकार को अस्थिर करने की साजिश, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेकर सामने आ गए फारूक अब्दुल्ला। सरकार के सामने संकट पैदा करने की कोशिश, आतंकियों को मारने की बजाय पकड़ना चाहिए, यह कहा फारूक अब्दुल्ला ने। आतंकी हमलों के पीछे कौन है, जांच होनी चाहिए। तो आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला का यह बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकियों को पकड़ना चाहिए, इन सब के पीछे कोई एजेंसी तो नहीं। वो कह रहे हैं कि उमर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेट एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है, वही रास्ता है। और अभी बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। बयान देना, उनके कई बयान बहुत आलोचना योग्य, गैर जिम्मेदाराना और राष्ट्रहित के विरुद्ध थे। मुझे लगता है अब पावर में आने के बाद उन्हें हो सकता है इस बात का एहसास हो रहा हो, तो ये उनके बदलते हुए नजरिए का प्रतीक है कि देश विरोधी शक्तियां किस प्रकार से काम कर रही हैं। तो मैं यह भी अपेक्षा करूंगा कि अब उमर अब्दुल्ला की सरकार उसी दृढ़ता के साथ उन विदेशी शक्तियों को जो भारत और कश्मीर के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहती हैं, उनका दमन करने में, उनका शमन करने में मोदी सरकार का सहयोग करेगी। जस्ट अ मिनट प्लीज, जस्ट यस सर, एक राज ठाकरे तो फारूक अब्दुल्ला को बीजेपी का जवाब आप सुन रहे थे। फारूक अब्दुल्ला को लेकर जो बातें कही गई, फारूक अब्दुल्ला कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेकर दरअसल सामने आ गए हैं। उनका यह कहना कि इस तरीके से घटनाएं क्यों बढ़ गई, अचानक से इस मामले की जांच हो, आतंकियों की सफाई में केंद्र की मदद करें, यह अपील की गई बीजेपी की तरफ से फारूक अब्दुल्ला से। आतंकियों से पूछना चाहिए कि इनके पीछे कौन है, यह फारूक अब्दुल्ला ने कहा था। आपको वो बयान भी हमने थोड़ी देर पहले सुनाया जब वो मीडिया के सामने आए। उनका यह कहना था कि इन सब के पीछे क्राइसिस पैदा करना मकसद हो सकता है। तो एजेंसियों पर शक करते हुए नजर आए फारूक अब्दुल्ला। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर जवाब दिया है। सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं, ये बीजेपी ने एक बार फिर से यह बात साफ कर दी है। पाकिस्तान के संदर्भ में यह बयान दिया गया है और साथ ही अपील की गई उमर अब्दुल्ला से कि आप आतंकियों की सफाई में हमारे साथ आए, मदद करें। फारूक का गैर जिम्मेदाराना बयान, यह भी कहा बीजेपी ने। तो जो बातें कही थी फारूक अब्दुल्ला ने थोड़ी देर पहले, उसी का जवाब बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा दिया गया है कि आतंकियों की सफाई में आप मदद भी करें और गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें। आतंकवाद और बातचीत एक साथ संभव नहीं है, फारूक अब्दुल्ला का बयान गैर जिम्मेदाराना बताते हुए बीजेपी। फारूक अब्दुल्ला ने दरअसल यह कहा था, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेकर सामने आ रहे थे। उनका यह कहना था कि इस पूरे मामले में पता चलना चाहिए कि कैसे ये सब हुआ। मेरे साथ आसिफ कुरैशी जुड़ गए हमारे सहयोगी। आसिफ, ये पूरा मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। जिस तरीके के बयान दे रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, उससे तो ये लगता है कि वो कहना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ एजेंसियां करवा रही हैं। देखिए, इस तरीके के राजनीतिक बयानबाजी होना बिल्कुल ही मुमकिन था, क्योंकि जब से नई सरकार ने शपथ ली है, देखे तो पिछले 10 दिनों में तकरीबन 10 हमले जो मिलिटेंट घटनाएं थी वो मिलिटेंसी की घटनाएं हुई, जिनमें 3 बड़े हमले और प्रवासियों पर हमला जो है शामिल है। लेकिन इसके पीछे जो राजनीतिक मंशा 370 के बाद पूर्ण राज्य के दर्जे को लेके है, क्योंकि अभी भी अगर देखें तो क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी है और अभी भी लॉ एंड ऑर्डर
जो है वो केंद्र के अधीन है, यानी एलजी के अधीन है। और कहीं ना कहीं ये जो वो लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए लड़ी जा रही है, उसका एक हिस्सा ये भी है, क्योंकि मुठभेड़ अगर हो रही है, सुरक्षा बल है, तो ये अधीन है एलजी के। फारूक का ये कहना है कहीं ना कहीं जो पूर्ण राज्य के दर्जे की लड़ाई जम्मू कश्मीर में अब विभिन्न राजनीतिक दलों ने बीजेपी के साथ छेड़ दी है, जल्द से जल्द पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन हमलों को आधार बनाते हुए फारूक का निशाना उस पर था कि पूछना चाहिए कि क्या केंद्र सरकार इन सब के पीछे है, क्योंकि अभी तक हमले नहीं हो रहे थे। अब जैसे ही नई सरकार आई है, 19 जगह पे हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में, पूरे अकेले कश्मीर घाटी में 10 हमले हुए हैं। और कहीं ना कहीं फारूक ने दबे लफ्जों में ही बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर यह आक्षेप कर दिया कि क्योंकि सुरक्षा उनके हाथ में है, अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय बल और लॉ एंड ऑर्डर उनके अधीन है। तो अगर जम्मू कश्मीर फारूक अब्दुल्ला ने यहां तक कह दिया कि ये क्राइसिस पैदा करने की कोशिश नजर आ रही है। मतलब क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि वहां की जो चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करने के लिए केंद्र की सरकार ये सब करेगी? फारूक के बयान का तो यही बिल्कुल मतलब निकाला जाता है। उन्होंने दो टूक लफ्जों में यह कहा कि मिलिटेंट को मारने की जरूरत नहीं है, उनको पकड़ा जाए और उस साजिश को बेनकाब किया जाए और उनसे यह पूछा जाए किसके कहने पर वो ये सब कर रहे हैं। यानी विधानसभा का जो पहला सत्र शुरू होना है 4 नवंबर से, सोमवार से, उससे पहले एक राजनीतिक घमासान जो है जम्मू कश्मीर में खड़ा हो रहा है पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर, और खास तौर पर सुरक्षा के मुद्दे को आधार बनाते हुए। यानी पिछले 10 दिनों में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं उसको आधार बनाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना जो दावा है पूर्ण राज्य का उसको और मजबूत करना चाहती है कि उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उनके हाथ में जो सुरक्षा है वो नहीं है। तो इसी वजह से ये हो रहा है। और कहीं ना कहीं आक्षेप जो है, इल्जाम जो है, आरोप जो है केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय पर लगाने की कोशिश हो रही है फारूक अब्दुल्ला के इस बयान में कि क्यों हो रहा है, इस बात की जांच होनी चाहिए। जो मिलिटेंट हैं उनको पकड़ा जाए, उनसे पूछा जाए, उनसे पड़ताल की जाए। और किसके कहने पर वो क्या, उनका ये कहना है कि किसी के कहने पर ही यहाँ पे जो है मिलिटेंसी की घटनाएं बढ़ी हैं, इस तरीके के संकेत हैं, ऐसा फारूक का मानना है। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है जो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की आरोप लगा रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। जिस तरह की बात उन्होंने कही है उसके कई मायने मतलब हैं, इस पर भी हम बातचीत आगे करेंगे। लेकिन आसिफ, जो एनकाउंटर जारी है श्रीनगर में उसको लेकर क्या अपडेट है? जो खबर आ रही थी कि 2 से 3 आतंकवादी अभी भी छिपे हो सकते हैं। अखिलेश, देखिए अभी जो खबर आ रही है कि उसमें यह कहा गया है सुरक्षा बलों की तरफ से कम 1 मिलिटेंट को मार गिराया गया है, लेकिन शव अभी बरामद नहीं किया जा सका क्योंकि 2-3 मकानों में यह मुठभेड़ चल रही थी। तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, उस शव को रिकवर करने की कोशिश हो रही है। जो इनिशियल इनपुट्स थे सुरक्षा बलों के पास वो 2 से 3 मिलिटेंट्स के इस इलाके में होने की खबर थी, जिसके बाद यहाँ पे कॉर्डन किया गया था देर रात कल, और तकरीबन 2 बजे रात से तकरीबन दर्जन भर मकानों से, आसपास के मकानों से सिविलियंस को निकालकर उन टारगेटेड हाउसेस को निशाना बनाया गया था जिसमें ये मिलिटेंट छुपे हुए थे। आशंका यह है कि जो सबसे पहले फायरिंग हुई थी उस फायरिंग की आड़ में 1 या 2 मिलिटेंट भागने में कामयाब हो गए हो और केवल एक ही मिलिटेंट अंदर फंसा हो, लेकिन स्पष्टता से अभी कुछ बोला नहीं जा रहा है। सुरक्षा बलों की तरफ से वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। मुठभेड़ की जगह से रुक रुक के बीच में फायर की आवाज भी आ रही है, कभी धमाकों की आवाज आ रही है, इसीलिए मुठभेड़ को अभी खत्म नहीं कहा जा सकता। ऑपरेशन अभी भी जारी है और जो सूत्रों के हवाले से खबर वो ये है कि 1 मिलिटेंट को मार गिराया गया है, लेकिन शव अभी बरामद नहीं किया गया है। ठीक है आसिफ, लेकिन ये बात चौंकाती है और आप भी इसका जिक्र थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे जब आपसे बातचीत हो रही थी कि लगभग 2.5 सालों के बाद श्रीनगर में इस तरह की घटना सामने आई है। तो क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? आपके सोर्स क्या जानकारी दे रहे हैं? क्या कुछ और पता चल पा रहा है? अखिलेश, देखिए पिछले 6 सालों में जिस तरीके का माहौल जम्मू कश्मीर में रहा है, धारा 370 हटने के बाद केंद्र का एक आयरन फिस्ट पॉलिसी जम्मू कश्मीर में रहा है, खासतौर पर उन एरियाज में जहां पे पत्थरबाजी होती थी या एनकाउंटर्स थे या मिलिटेंट्स की प्रेजेंस थी, जिनमें दक्षिण और उत्तरी कश्मीर के इलाके शामिल हैं। उसके बाद जो मिलिटेंट्स की तरफ से जो रणनीति बदली गई, उन्होंने ऐसे इलाकों को अपनी बेस बनाना शुरू कर दिया जो कि
काफी ज्यादा सुरक्षित माने जाते थे, जिनमें जम्मू के चिनाब वैली हो या पीर पंजाल का इलाका है या कठुआ रियासी रेंज हो, जहां पे पिछले 1-1.5 साल से काफी ज्यादा मिलिटेंसी की घटनाएं हुई है। और उसके बाद अब ये बदली हुई रणनीति है जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी अपनाई जा रही है, जिनमें ऐसे इलाकों में मिलिटेंट हमले शुरू हो गए हैं जहां पे पिछले 35 सालों में कभी हमले हुए ही नहीं थे, जिनमें सोनमर्ग का गगनगीर का इलाका जिसमें 7 लोग मारे गए एक टनल कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप साइट पे हमले में, गुलमर्ग के बोटापथरी में जहां पे मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं था, वहां पे सेना के वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 सेना के जवान 2 सिविलियन पोटे उनकी जान चली गई। और उसके बाद विभिन्न इलाकों में जो प्रवासी मजदूर हैं उनको निशाना बनाकर लगातार हमले हो रहे हैं। वो सूत्रों का यही कहना है कि पिछले 1-1.5 साल में जो बड़ी संख्या में जो मिलिटेंट घुसपैठ करके आए थे वो लो रहे थे, यानी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, वो अपनी बेसिस जो है विभिन्न जगहों पर बना रहे थे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोकल OGW नेटवर्क का भी इस्तेमाल नहीं करते हुए ऐसे इलाकों में उन्होंने अपनी बेसिस बना ली है जहां पे सुरक्षा बलों की प्रेजेंस ना के बराबर है। और अब जैसे ही जो सिविलियन गवर्नमेंट ने यहां पे शपथ ली है वो अपनी कार्रवाई तेज कर रहे हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज का साफ कहना है कि जो आने वाले दिनों में इस तरीके की घटनाएं बढ़ सकती हैं, खासतौर पर सरहदी इलाकों में जहां पे घुसपैठ की कोशिश होगी। बहुत बड़ी चिंता की बात है, जिस तरीके के हालात बनते हुए आसिफ नजर आ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें अभी की बड़ी खबर, श्रीनगर में मुठभेड़ जारी है और इन सबके बीच इस पर जो राजनीति हो रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जब थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आए तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेकर सामने आ गए। उनका यह कहना था कि यह सब कुछ साजिशन किया गया होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में पता चलना चाहिए कि इसके पीछे कौन है, एजेंसी का हाथ तो नहीं। उन्होंने यहां तक क्या कहा कि इन्हें आतंकवादियों को पकड़ना चाहिए मारने की बजाय, ताकि पता चल सके। सरकार को अस्थिर करने की यह कोशिश हो सकती है, क्राइसिस क्रिएट करने का यह प्रयास हो सकता है। इस तरीके की बातें फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कही गई हैं। और ये थोड़ी देर पहले का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जब गोलीबारी वहां पर हो रही थी। आप साफ तौर पर सुन रहे हैं वहां पर जब गोलियां चल रही थी, दनादन फायरिंग की घटना सामने आई है और अभी भी वहां पर दहशतगर्द हो सकते हैं। सघन जांच पड़ताल जारी है। हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी वहां से पल पल का हाल आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और अभी असदुद्दीन ओवैसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। तालिब नहीं है, बल्कि उसके ट्रस्टीज तो जो 24 ट्रस्टीज बनाई गई है उसमें देख लीजिए, उसमें किसका नाम है, उसमें किसी नॉन हिंदू का नाम है, नहीं है उसमें। इसीलिए हम एक ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि प्रपोज बिल में नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के लिए जो चीजें हैं वहां पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो मुस्लिम धर्म की जो चीजें हैं वहां पर आप नॉन हिंदूज को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं बता रहा हूं, इसलिए ला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के एक्ट में 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट का प्रोविजन है। तो नरेंद्र मोदी एक तो कलेक्टर को पावर्स दे रहे हैं, दूसरा CEO जो होगा वो मुसलमान नहीं होगा, वो भी बिल में है। 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट लेकर आप पूरे वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। आप मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की दरगाहों को, खानखाहों को, उस जमीनों को हासिल करना चाह रहे हैं। तो वक्फ जो बिल लाया नरेंद्र मोदी ने लाया है वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया है, वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को लूटने के लिए लाए हैं। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, नरेंद्र मोदी कह रहे कि नहीं उसका मालिक मैं होऊंगा और कलेक्टर मेरा नायब होगा वहां पर। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो TTD के चेयरमैन ने कहा है बहुत अच्छा है वो, मगर आप वहां पर अगर अच्छा है तो हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं हो रहा है फिर वो, ये हमारा आपत्ति है। सर TTD का तो बहुत पहले से चला आ रहा है। नहीं सुनिए आप, नहीं एक बात, TTD कब से चल रहा है बताइए, बताइए आप बताइए कौन सा कब से चल रहा है, कब से चल रहा है बताइए। वह सुनिए, दुनिया में दान का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इस्लाम ने किया है। और क्या था वो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन्होंने, ये हदीस से साबित है, कुरान में ऐसे 21 से ज़्यादा आयतें कि चैरिटीज़ के लिए काम करो और उसको अल्लाह के लिए, अल्लाह उसका मालिक है। आप लोगों को, देश की जनता को नरेंद्र मोदी RSS ने ये वहम फैला दिया कि जहां पर वक्फ बोर्ड उंगली रख देगा वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, जहां पर कोई नमाज पढ़ लेगा वक्फ की प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, सुनिए हमारी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वक्फ का जो मामला है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने चल रहा है, बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
एक वाइफ जो इस्लाम कबूल की थी, जू थी, उन्होंने अपने भाई के लिए वक्फ कर दिया जो नॉन मुस्लिम थे। आपको समझने की जरूरत है। देखिए, अगर टीटीडी के लिए कोई चीज अच्छी है तो मुस्लिम धर्म के वक्फ बोर्ड के लिए अच्छी क्यों नहीं होगी? वो वक्फ बोर्ड में इरेगुलरिटीज आई थी तो टीटीडी, सुनिए, वक्फ बोर्ड के लोग ही उसको लूट खा रहे थे। हाँ, इसलिए उसको रेगुलराइज अब आपको हम एक इस चीज को आप मानते हैं कि नहीं मानते? उसमें इरेगुलरिटीज थी। इरेगुलरिटी का हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में नहीं है। आपको हम यहाँ का मिनिस्टर का बयान बताते हैं तेलंगाना के, उनका परसों का स्टेटमेंट है थोड़े दिन पहले का, कि तेलंगाना एंडोमेंट बोर्ड में धांधली हो रही है। आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट, सुनिए, 10 साल आप इस सरकार के साथ रहे, आपने कौन अगर धांधली चल रही है तो कई सालों से चल बहुत, रही है। आपका बहुत अच्छा सवाल है। आपका नाम, सुनिए, आपका नाम क्या है? असदुद्दीन ओवैसी है। आपकी जिम्मेदारी थी जाकर, मैं के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का मेंबर हूं, आप लोग मेंबर हैं, आपको जाकर पूछना चाहिए था। तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड के मिनिस्टर का बयान है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस पे पढ़ लीजिए, मैं बताता हूं निकाल के आपको। उन्होंने कहा कि यहां पर धांधली हो रही है। शहर के आप सांसद रहे, जब अकबर साहब असेंबली में उठा सकते हैं मंदिरों के हित की बातें, तो आप भी तो उठा सकते थे ये बात। नहीं, देखिए, अकबर साहब ने उठाया। अकबर साहब किसके मातहत काम करते हैं? आपके मातहत, हमारे मातहत। ऐसा देखिए, हमसे बहस मत करिए आप चारों खाने चित हो जाएंगे। सर, अभी आप कह रहे हैं कि वक्त जो है वो क्लेम कर रहा है, तो कई जगहों पे, चाहे वो हैदराबाद में हो या फिर कर्नाटक में हो, कई जगहों पे, महाराष्ट्र में भी मंदिरों को वक्त ने क्लेम किया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में भी ये हुआ, कर्नाटक में हाल में 15 सुनिए, ये आप लोग का एजेंडा है चलाने का। आप लोगों को एक बात मालूम कि वक्फ बोर्ड का सीईओ कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेक्शन 26 पढ़ लीजिए 95 एक्ट का। अगर कोई वक्फ बोर्ड गलत काम करता है तो गवर्नमेंट को अपॉइंटी सीईओ है, सीईओ स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिख के दे सकता है कि गलत हो रहा है। सीईओ क्यों नहीं दिया लेटर? आप लोगों को ये बात मालूम ही नहीं। आप लोग झूठ फैला रहे हैं कि नहीं, जहां पर जो गांव ले लिए वो, अरे कैसा लेते भाई, किसका भी कैसा लेते बताइए? नहीं, सुनिए, वक्फ बोर्ड अगर क्लेम कर रहा है और किसी को उससे आपत्ति है तो आप ट्राइब्यूनल जाइए। कौन रोक रहा है? ट्राइब्यूनल किससे बनता है? आर्टिकल 320 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है। उस ट्राइब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट जज कौन बनाता है? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट बनाता है, मैं नहीं बनाता हूं, ट्राइब्यूनल है उसका। धांधली के नाम पे आप वक्फ बोर्ड को छीन लेंगे, धांधली के नाम पे आप नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बना देंगे, धांधली के नाम पे आप छीन लेंगे। अरे भाई, धांधली क्या नहीं हुई है? धांधली क्या नहीं हो रही है? धांधली वक्फ बोर्ड को कैसे आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने ये भी कहा कि हुआ है, लेकिन उसको कैसे ठीक किया जाए? कैसे आपको लगता है कि ये उसको ठीक करने के, अच्छा एक सुनिए, अभी आप मोदी जी क्या कर रहे हैं? एक सेक्शन है 95 एक्ट में, अगर कोई चोरी से वक्फ प्रॉपर्टी को बेचता है तो उसको 2 साल की सजा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट और नॉन बेलेबल। नरेंद्र मोदी क्या कर दिए? 6 महीने कर दिए, उसको बेलेबल कर दिए। वक्फ की प्रॉपर्टी बचा रहे हैं आप लोगों को मालूम कि सच्चर कमेटी ने दिल्ली में कहा कि 123 वक्फ प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इलीगल कब्जे में है। 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा कि उसकी लागत 6000 करोड़ रुपए है। मोदी की सरकार, उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार उस पर कब्जा करके बैठी हुई है। छोड़िए ना उन लोगों का, आप लोग एजेंडा चला रहे। देखो अरे एएसआई मालिक नहीं होता, एएसआई उसके मेंटेनेंस के लिए, उसकी हद तक एएसआई, उसका मालिक तो वक्फ होता है। वो सच्चर कमेटी ने कहा कि 172 एएसआई प्रॉपर्टीज आर इन द इलीगल पोजेशन ऑफ एएसआई। यही तो हम बता रहे हैं, अगर हिंदू एंडोमेंट के लिए कोई बात अच्छी है तो मुस्लिम धर्म के लिए क्यों अच्छी नहीं होगी? आपको मालूम, महाराष्ट्र में पंढरपुर एक बहुत बड़ी मंदिर है, पंढरपुर, वहां का कोई भी ट्रस्टी नॉन हिंदू नहीं हो सकता है। सेक्शन 22 पढ़ लो पंढरपुर ट्रस्ट एक्ट का। ये जो कानून ला रहे हैं ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं ला रहे नरेंद्र मोदी इस कानून से आरएसएस के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। 6 दिसंबर को तो आपने मस्जिद को शहीद कर दिया था, अब आप कानून के जरिए से कलेक्टर को इस्तेमाल करके बोल देंगे कि नहीं ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। अच्छा, आपको मालूम प्रपोज बिल में एक सेक्शन है, अगर कोई भी रोड चलता आदमी जाकर, आप लोग कोई भी
जाकर आप कंप्लेन कर दिए कलेक्टर को कि सर ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा, और इंक्वायरी जैसा कलेक्टर ऑर्डर करेगा वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। ही विल डू द इंक्वायरी एज ही डीम्स फिट, until the inquiry is not complete, it will not be a वक्फ प्रॉपर्टी। कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा और कंप्लीट ही नहीं करेगा। उस जगह से, उस दरगाह से, उस मस्जिद से, जमीन से महरूम कौन हो जाएगा? मैं हो जाऊंगा ना। ये इसमें एक से खतरनाक प्रोविजन है। रूल्स बना रहे हैं, रूल कौन बनाएंगे? दिल्ली में बैठकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? मच्छर मारेगी, रूल नहीं बनाएगी वो। सर उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया, आप मीटिंग्स हो रही हैं, आप जा रहे हैं मीटिंग। देखिए आप क्यों आए मेरे पास? फिर आप क्यों आए मेरे पास? आप ही ने मुझे कहा कि हम आ रहे हैं सुबह में, आ जाइए, वेलकम। वहां पे तो हम बोल रहे हैं, वहां की बात यहाँ आवाम में नहीं कर सकते पब्लिकली, हम वहां तो बोल रहे हैं, देश में भी बोल रहे हैं। तो देश की संसद ने जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है उस पर आपको भरोसा है? देश की संसद ने ही तो वहां पर जनता ने हमको चुनकर भेजा है। हमारे देश की संसद में नरेंद्र मोदी की सरकार अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लेकर आएगी, आर्टिकल 26 का वायलेशन होगा, जिसमें आर्टिकल 26 में ABCD के तहत ये वक्फ बोर्ड रिलीजियस डिनोमिनेशन को, हमको राइट है अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, अपने इंस्टीट्यूशन चलाने का। मोदी छीन रहे हैं उसको, इसीलिए तो हमको आपत्ति है। भाई अगर TTD के नए चेयरमैन साथ, TTD के नए जितने मेंबर्स बनाए गए, बताइए उसमें कोई नॉन हिंदू का नाम है? आपको मालूम किसी नॉन हिंदू का नाम है? आपको नाम पढ़ के सुनाता हूँ, 24 नाम सुनिए। नहीं, सुन तो लीजिए मैडम, सुन तो लीजिए। BR नायडू चेयरमैन, प्रशांति रेड्डी, MS राजू, ज्योतिला नेहरू, पनबाका लक्ष्मी, सांबशिवराव, नरसी रेड्डी, सदाशिवराव नानापन्नी, मलेला राजशेखर रेड्डी गौड़, सुचित्रा इल्ला, कृष्णा मूर्ति, जंगा कृष्णा मूर्ति, कोटेश्वर राव, बुरगप्पू आनंद साई, शांता राम, नरेश कुमार, सौरभ H बोरा, दर्शन आरन, जस्टिस HL दत्तू। तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुना। उनका सीधे तौर पर यह कहना कि वक्फ की जो संपत्ति है, जो जमीन है, उसे हड़पने की कोशिश में है बीजेपी।